Good morning, everyone. We'll start with today's lecture. लास्ट टाइम हम लोगों ने यूनिट 4 डिस्कस किया था बेसिक अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू रेडिट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विंडोज एंड रेडिट. सो लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वहीं से विल कंटिन्यू आवर टुडेज लेक्चर एज वेल. सो विल जस्ट क्विकली हैव अ recap. सो व्हाट इज ओएस देखा था, यूनिक्स क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स, आर्किटेक्चर ऑफ यूनिक्स, इंट्रो टू लिनक्स, देन ओपन सोर्स सिस्टम्स क्या रहता है वो, देन जीएनयू दैट इज नॉट यूनिक्स वाला जो था, बराबर है, वो देखा था हम लोगों ने. जीपीएल लाइसेंस, जनरल पब्लिक लाइसेंस का मतलब क्या होता है वो वी आर डन विद. लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन वो, एंड डिफरेंस बिटवीन विंडोज एंड लिनक्स, ये सब वी आर डन विद. Now in today's topic, that is in today's lecture we'll be starting with duties of system administrator. So who is system administrator? And remember previous exams में भी जहाँ कहीं पे ये topic रहा है, this is a quite popular topic. So as you can see from the years and years we used to get questions related to duties of system administrator. So this is a kind of a topic where you can get this type of a question. Or there might be a question like explain any specific duties, some might be say कि duties related to some backup or something. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे we have system administrator. अब system administrator के पर्पस क्या रहता है, दे आर देयर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये फर्स्ट चीज है. सो इफ यू नोटिस फॉर अ कंप्यूटर सिक्योरिटी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके रिलेटेड कुछ दूसरे जो काम है उसके लिए ये आपको हेल्प करेगा. एंड बहुत सारे बार ये आपको थोड़ा कुछ प्रोग्राम्स करके देता है जहां से आपके नेटवर्क में कुछ काम बहुत इजीली हो सके. प्रोग्रामिंग इन द सेंस कोई सर्वर सेटअप करके देंगे, वो सर्वर से हम लोग अपने कोई स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल कर सकते हैं, ये सारे होते हैं. और जो हम लोगों का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास ये स्किल्स होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. देन एज यू कैन सी व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. सो सबसे पहले एनालाइज द सिस्टम लॉग्स. अब ये जो लॉग्स है इसका मतलब डायरी होता है, मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ what we have performed on computer. तो अगर we have on one computer suppose we have two logins, एक आपका admin login है और एक student login है. सो आप अगर कॉलेज कंप्यूटर से अगर इफ यू ट्राई टू ओपन कॉलेज कंप्यूटर नेटवर्क में, सो यू ऑलवेज गेट द स्टूडेंट लॉगिन. सो नाउ with the help of this log files we can easily come to know कि स्टूडेंट ने अपने अकाउंट में लॉगिन करके क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म किया है. सो दैट इज व्हाट वी कैन गेट द आइडिया हियर अबाउट. आई होप ओके. सेकेंड थिंग, जो भी मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ वो विजिबल है ना सबको? गाइस से यस और नो, इज इट विजिबल? Yes. Yes. Yes, sir. ओके ओके. सो एज यू कैन सी हम लोग के पास यहाँ पे सिस्टम लॉग्स एनालाइज करने का जो पर्पस है वो एडमिन का रहेगा. बिकॉज if we have set up a network for any MNC that is multinational company. सो अब देखो जब मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आपको कहीं पे अगर कोई कंप्यूटर मिलता है फॉर वर्क फ्रॉम होम, तो वो टाइम पे वो कंप्यूटर या लैपटॉप जो है उसके ऊपर VPN एक्टिवेटेड रहता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. सो आप अपने घर के वाईफाई से कंपनी के नेटवर्क पे कनेक्ट होंगे एंड आपका जो सिस्टम एडमिन है वो जो चीजें आपको परमिट करेगा वही टास्क आप अपने कंपनी के लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे परफॉर्म कर पाएंगे. यू कैन नॉट परफॉर्म एनी अदर टास्क, यू कैन नॉट यूज दिस कंप्यूटर लैपटॉप फॉर viewing movies or playing games or something of that kind. ये possible नहीं रहेगा. एंड आप अपने कंप्यूटर पे कभी आपने ओपन किया, क्या टास्क किया, एवरीथिंग इज बेसिकली गॉट रिकॉर्डेड, उसको लॉग्स बोलते हैं. सो सिस्टम एडमिन नेटवर्क में अगर जितने भी कंप्यूटर्स है हर एक कंप्यूटर पे क्या चीज हो रहा है वो. देन उसके बाद में अगर आपने नेटवर्क पे अगर क्लाउड कंप्यूटिंग ऐड किया है वो यहाँ पे आएगा. ओके, just 1 minute.
ओके, आफ्टर दिस आपको कोई एक न्यू टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करना है, जैसे वी हैव अ क्लाउड टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या और कुछ, वो यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं. देन रूटीन ऑडिट्स मतलब वीकली बेस पे कौन से क्लाइंट ने, मतलब कौन सा आपका कंप्यूटर जो है वो कौन एम्प्लॉय यूज कर रहा है, क्या सॉफ्टवेयर उसने इंस्टॉल किए, क्या फाइल्स उसने डाउनलोड किए, सेंड किए, या फिर नॉर्मली हम लोग ऑडिट करेंगे कि वो क्या टास्क प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है कि नहीं. बैकअप्स के लिए इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने RAID रेड पढ़ा था, एंड लेवल्स, वो सेम टॉपिक यहाँ पे रिपीट होगा. अपडेट्स, जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं नेटवर्क में, और अगर कहीं पे कोई बग या कुछ है तो उसके पैचेस. देन न्यू हार्डवेयर, लाइक कोई वेबकैम आपने इंस्टॉल किया, कोई न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसका काम, ये काम भी किसका रहेगा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का ही होगा. क्लियर है. उसके बाद में अपडेटिंग यूजर अकाउंट इन्फो. यूजर अकाउंट इन्फो का मतलब है आपने पासवर्ड चेंज किया, आपने अपना प्रोफाइल फोटो चेंज किया, और एल्स आपने अपना ईमेल आईडी में कुछ अपडेट्स किए, ये सब. देन टेक्निकल कोई क्वेरीज है, आपका कंप्यूटर वेबकैम प्रॉपर परफॉर्म नहीं हो रहा है, आप VPN से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या आपको अपने कंप्यूटर पे कोई फाइल्स एक्सेस करना है जो एक्सेस नहीं हो पा रहा है, सो एवरीथिंग. देन सिक्योरिटी मेंटेन करना, डॉक्यूमेंटिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, क्या चीज आपने इंस्टॉल किया है. सो आपके जगह पे फ्यूचर में अगर कोई न्यू नेट सिस्टम एडमिन आएगा तो उसको पता होना चाहिए कि अब तक कंपनी के नेटवर्क पे क्या क्या चीजें परफॉर्म हुआ है, और अभी आपको अगर आगे करना है तो क्या आपको आगे क्या वे में वर्क करना पड़ेगा. ट्यूनिंग सिस्टम परफॉर्मेंस, अब ये बहुत जरूरी है, सिस्टम परफॉर्मेंस जो है ना वो मेंटेन करना, network performance maintain करना, because if we don't maintain the performance of the network then that will create a problem, because आपका नेटवर्क स्लो हो जाएगा. अगर नेटवर्क स्लो हुआ तो उसके ऊपर जो भी क्लाइंट्स आपके वर्क करें उनका काम स्लो हो जाएगा. एंड मेंटेनिंग नेटवर्क इंफ्रा मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी प्रॉपरली कनेक्टेड विद ऑल द क्लाइंट्स. अब याद रखो, सपोज मेरा जो सर्वर है, दिस सर्वर इज सेटअप यूजिंग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. अब मेरे यहाँ पे ये जो क्लाइंट्स है, अब इसमें से कोई क्लाइंट्स दे आर एक्सेसिंग आवर सर्वर फ्रॉम मोबाइल, दैट इज एंड्रॉइड. देन सम माइट बी यूजिंग iOS, मतलब आईफोन यूज कर रहे हैं, iOS सॉरी. देन सम माइट बी यूजिंग मैक, ठीक है, एंड सम माइट बी यूजिंग विंडोज. सो आप देखो कि we have one server who is trying to connect with different types of devices or different types of clients, and there might be someone who tries to upload or download something from the cloud. So cloud based कोई operating system use कर रहा है. So ये सारा infrastructure आपको maintain करना है. Now ये आपको एक छोटा सा intro था कि MCQ point of view how you can remember, ये basic points थे. अब अगर आप देखेंगे हर एक स्टेप्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. सो दिस आर द मेन 7 स्टेप्स, जिसके अंदर ऊपर जो भी हम लोगों ने डायग्राम में पढ़ा ना वो वापस यहाँ पे डिटेलिंग में आएगा अभी. सो ओवरऑल मैंने आपको ऊपर से ड्यूटीज बता दिए, अब डिटेलिंग में कैसे चीजें वर्कआउट होंगे. सो फर्स्ट वी हैव इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग द सर्वर. अब देखो यहाँ पे दिस आर द सर्वर्स वी आर टॉकिंग अबाउट. अब हमेशा ऐसे ही बड़े सर्वर्स रहेंगे जिसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं, ऐसा नहीं है. समटाइम्स वी आल्सो वर्कआउट विद अ स्मॉल सर्वर्स. अब वो जो स्मॉल सर्वर्स है वो कौन से है, लाइक वी हैव, जस्ट 1 मिनट, ओके, सपोज वी हैव FTP सर्वर, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. FTP का मतलब होता है. सो मैंने ये सर्वर सेटअप किया है, या फिर मैंने टाइम सर्वर सेटअप किया है. टाइम सर्वर ऑनलाइन एग्जाम्स अगर आप कंडक्ट करते हैं, सो ये सर्वर बहुत हेल्पफुल रहता है, बिकॉज आपके जो स्टूडेंट्स है वो ज्वाइन हो रहे हैं ऑनलाइन, बट वो अलग अलग टाइम जोन से ज्वाइन हो रहे हैं. सम माइट बी ज्वाइनिंग फ्रॉम US, सम माइट बी फ्रॉम चाइना, सम माइट बी फ्रॉम अफ्रीका, सम फ्रॉम UK. सो ये क्या है, अलग अलग टाइम जोन्स है यहाँ पे. तो वो टाइम जोन के हिसाब से आपने क्या बोला है कि अगर US में मैं एक स्टैंडर्ड टाइम पे एग्जाम चालू कर रहा हूं, और वो टाइम पे यहाँ पे भी ये सारे प्लेसेस पे भी एग्जाम चालू होगा.
या फिर आप देखो कि मेरा टाइम सर्वर जो है मुझे क्या हेल्प करेगा, यूएस में मुझे 10 o'clock को एग्जाम चालू करना है। अब जो टाइम पे मॉर्निंग के 10 o'clock होंगे यूएस में, वो टाइम पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे एग्जाम चालू होगा उनके स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन वही 10 o'clock जो है वो चाइना में कोई दूसरे टाइम पे होंगे, अफ्रीका में अगेन सिचुएशन अलग होगा और यूके में अलग रहेगा। सो टाइम सर्वर बेसिकली हेल्प्स अस टू मेंटेनिंग दिस टाइम डिफरेंसेस। प्लस आप देखो कि आपके कंप्यूटर्स है ना, कभी अपडेट नहीं हो पाते अगर उसके ऊपर जो क्लॉक है वो प्रॉपर सेटअप ना हो। आप कभी देखना तो आपका क्लॉक जो है ना वो हमेशा सिंक्रोनाइज्ड रहना चाहिए विद योर सर्वर। तो टाइम सर्वर जो है वो क्लाइंट मशीन्स का जो क्लॉक है उसको हमेशा सिंक्रोनाइज्ड रखता है विद सर्वर, सो दैट आप कभी लॉग इन कर रहे हैं, कौन से एग्जैक्ट टाइम पे आपने क्या टास्क किया, दैट वी कैन इजीली हैव अ लुक एट। सो ये रहेंगे। वेब एक्सेस के लिए हम लोग के पास अपाचे सर्वर रहता है, प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं। प्रॉक्सी सर्वर्स आई होप मैंने आपको बताया था। प्रॉक्सी सर्वर्स बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया था ना गाइस, एवरीवन, प्रॉक्सी सर्वर्स डिस्कस किया था हम लोगों ने, इफ यू रिमेंबर। बैकअप के लिए जो आपको कंपनी के नेटवर्क में कोई चीजें, कोई वेबसाइट्स अगर एक्सेसिबल नहीं है, टू गेट द एक्सेस ऑफ दैट, फॉर दैट आल्सो वी यूज प्रॉक्सी सर्वर्स। से ये सुनो किया था हम लोगों ने, इफ यू रिमेंबर स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम चालू किया था अभी। हेलो, यस सर, जोर से। यस सर, Yes. और बाकी, यस, बाकी लोग याद है? सो रिमेंबर, Yes, sir. यस। सो मैं आपको Yes. हाँ, सो अगर मैं आपको बहुत प्रॉपरली अगर बताऊं, सो वी हैव प्रॉक्सी सर्वर्स। तो प्रॉक्सी सर्वर का काम क्या रहेगा, एक तो वो कैश मेमोरी मेंटेन करते हैं। ये कैश मेमोरी का मतलब क्या होगा, जब कभी अगर कोई इंटरनेट से हम लोग कुछ चीज अगर डाउनलोड करेंगे, तो अब ये पैटर्न कैसे वर्क होता है, मैं आपको अगर प्रॉपरली यहाँ से सब रफ कर देता हूँ। आई जस्ट रफ एवरीथिंग, सो आपको बेटर वे में समझेगा कि क्या चीज पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। सो इफ यू नोटिस वी हैव जस्ट 1 minute. Okay, I think this much is enough. Okay, now let's start. So we have a proxy server. अब हम लोग के पास जो प्रॉक्सी सर्वर रहेगा, इसके पास एक कैश मेमोरी रहेगा। सो यहाँ पे एक क्लाइंट है, अब यहाँ पे आपका राउटर है। सो नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, अगर आपको राउटर से अगर कनेक्ट करना है, और राउटर से आप कहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, इंटरनेट पे, बराबर है, इंटरनेट पे यू कैन गेट कनेक्टेड। सो नॉर्मल सिनेरियो में क्लाइंट कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद राउटर, और राउटर इंटरनेट पे आपका रिक्वेस्ट भेजेगा और वहां से जो भी डेटा है आपके पास आ जाएगा। प्रॉक्सी में क्या होगा, यहाँ से आपका रिक्वेस्ट जो है वो प्रॉक्सी सर्वर के पास जाएगा। अब प्रॉक्सी सर्वर अपने पास एक कैश मेमोरी मेंटेन रखेगा। सो रिक्वेस्ट आपका यहाँ से प्रॉक्सी पे गया, प्रॉक्सी से राउटर पे जाएगा, राउटर से रिक्वेस्ट विल कम बैक टू कैश मेमोरी, मतलब प्रॉक्सी के पास, और यहां से प्रॉक्सी जो है वो एक कॉपी, 1 copy विल बी देयर विद प्रॉक्सी, एंड सेकेंड कॉपी जो है वो क्लाइंट को हैंड ओवर करेगा, है ना। सो नेक्स्ट टाइम इफ क्लाइंट 2 डिमांड्स द सेम सॉफ्टवेयर, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दैट रिक्वेस्ट ऑन राउटर, क्लाइंट 2 का रिक्वेस्ट सबसे पहले प्रॉक्सी पे जाएगा। प्रॉक्सी अपना कैश मेमोरी चेक करेगा, जो सॉफ्टवेयर, जो फाइल आप डाउनलोड करने का ट्राई कर रहे हैं, वो अगर उसके कैश मेमोरी में अवेलेबल है तो यहां से ही उठा के क्लाइंट को दे देगा, आपका रिक्वेस्ट कहीं पे भी राउटर के पास नहीं जाएगा। सो दिस इज द सिनेरियो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में पैटर्न ये फॉलो होता है कि जब कभी आपको अगर विंडोज से अगर लिनक्स में फाइल ट्रांसफर करना है, सो वी रिक्वायर्ड समथिंग विच इज कॉल्ड एज सांबा, शोले वाला नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे ये हम लोग का सांबा सर्वर होता है, जो आपके विंडोज के फाइल्स है, विंडोज के आपका फाइल सिस्टम जो है, विंडोज का फाइल सिस्टम क्या है आपका, विंडोज का फाइल सिस्टम क्या है,
FAT32. Then guys, हेलो, विंडोज का फाइल सिस्टम क्या है? NTFS. वेरी गुड. FAT32, FAT16, NTFS ये आपका विंडोज का फाइल सिस्टम है. लिनक्स का फाइल सिस्टम क्या है? EXT. Then EXT2, EXT3, and finally we have EXT4. This is the latest. EXT stands for extension, nothing else. So ये आपका लिनक्स का फाइल सिस्टम है. तो what I'm trying to say कि आपके पास जो लिनक्स है उसका लैंग्वेज, लिनक्स का जो लैंग्वेज है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम विंडोज का लैंग्वेज. ठीक है. सो सपोज ये जो है ये गुजराती है और ये जो है ये तमिल है. सो दोनों एक दूसरे का लैंग्वेज समझ नहीं सकते. सो गुजराती को तमिल में एंड तमिल को गुजराती में कन्वर्जन का काम जो है वो सांबा करता है. दिस इज ऑल्सो अ सर्वर. तो आपका जो नेटवर्क एडमिन है वो ऐसे सारे सर्वर्स जो है ना वो सेटअप करता है जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एंड सेकेंड थिंग, डोंट थिंक ऑफ अ सर्वर एज अ स्टैंड अलोन वर्क स्टेशन. याद रखो आपका एक ही कंप्यूटर पे ऐसे अलग अलग छोटे छोटे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं जिसको हम लोग सर्वर बोलते हैं. ठीक है. सो ऐसा नहीं है कि ऐसा अलग से जो मशीन मैंने आपको फोटो में बताया वैसे अलग अलग 10 सर्वर सेटअप होंगे, 10 अलग मशीन सेटअप होंगे. नहीं, आपका ये जो टास्क है वो यहां से ही यही वे में परफॉर्म होगा. देन उसके आगे क्या बोला है? द स्टैंडर्ड रेडेड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. अब दो टाइप के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, एक KDE है और एक GNOME है. इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया भी था कि ये दो अलग अलग टाइप के GUI प्रोवाइड करते हैं ऑन वन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और दोनों के बीच में टसल चालू रहता है कि कौन बेटर GUI प्रोवाइड करता है. जैसे एप्पल और एंड्रॉइड के बीच में चालू रहता है हमेशा, सो वैसे इनके बीच में भी चालू रहता है. नाउ यहाँ पे आपका GUI का पार्ट आ गया. उसके आगे अगर आप देखेंगे लिनक्स में हम लोग के पास एक पैकेज है विच इज कॉल्ड एज x86. ठीक है. नॉर्मली वी कैन से X या x86. तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं आपको ग्राफिकल लेयर ऐड करके देता है. देन ग्राफिकल सेटअप करने के लिए अलग स्टेप्स फॉलो होंगे. सो हम लोग के पास देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, ग्राफिकल डेस्कटॉप अगर आपको प्रोवाइड करना है तो उसके लिए X विंडोज सर्वर ये पैकेज रिक्वायर्ड रहेगा. और उसके साथ में ग्राफिकल लेयर जो पूरा ऐड होगा ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसके लिए x86 अप्लाई होगा. सो ये दोनों जब साथ में आएंगे तो आपका एक ग्राफिकल सर्वर बनेगा. देन सो फर्स्ट हम लोगों का इंस्टॉलिंग सर्वर हो गया. नाउ नेक्स्ट जो है हम लोग के 7 ड्यूटीज में से वो क्या है? इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो नाउ विल स्टार्ट विद दिस पॉइंट. सो इंस्टॉलिंग देखो, अब यहाँ पे आप जब रेडिट इंस्टॉल करते हैं, मैंने आपको बहुत फर्स्ट लेक्चर में बताया था इंस्टॉलेशन कैसे वर्क होता है. सो दिस इज द इंस्टॉलेशन विच इज गोइंग ऑन. सो यहाँ पे इफ यू नोटिस वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टॉलेशन स्टेप्स विच आर गोइंग ऑन. लाइक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के ऊपर कौन से पैकेजेस या सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है जिससे आप अपने डेस्कटॉप को बेटर बना सके. एप्लीकेशंस, उसके अलग अलग पैकेजेस यहाँ पे आएंगे जब आप एप्लीकेशन वाला पार्ट सिलेक्ट करेंगे. फिलहाल देखो डेस्कटॉप वाला पार्ट सिलेक्टेड है ना, ब्लू कलर में है ये. देन सेम वे डेवलपमेंट के लिए अगर मुझे PHP में डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड रहेंगे. जावा डेवलपमेंट करना है उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड रहेंगे. HTML डेवलपमेंट अगर करना है उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड रहेंगे, वो यहाँ पे मिलेंगे. देन अगर सर्वर सेटअप करना है तो अभी हम लोगों ने कितने टाइप के सर्वर पढ़े? एक प्रॉक्सी मैंने आपको बताया, दूसरा जो सर्वर था वो हम लोगों का था FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. देन उसके आगे बैकअप के लिए हम लोग RAID यूज करेंगे. ऐसे बहुत सारे अलग अलग सर्वर्स हम लोग के हो सकते हैं एज पर आवर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट. सो दैट इज हाउ वी बेसिकली ट्राई टू इंस्टॉल इट. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग द सर्वर, मतलब आपको अलग से थोड़ा कुछ कोडिंग लिखना पड़ता है यहाँ पे. ओके अब यहाँ पे इफ यू नोटिस फर्स्ट क्या बोला है? इट इज इम्पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल यूजर टू इंस्टॉल सम एप्लीकेशन इन देयर होम डायरेक्टरी. अब हर एक चीज आपके होम डायरेक्टरी में होगा और वहां से ही आप एक्सेस करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट सर्वर से उसका परमिशन देते हैं. सो एज यू कैन सी, इफ एन एप्लीकेशन इज टू बी यूज्ड बाय मोर देन वन यूजर, then we will not be installing on
individual user computer, but probably we need to install it at a higher level, that is at a Linux hierarchy or on the server side, which is a job that can be performed by system administrator only. ठीक है, अगर आपको सिर्फ एक छोटा सा आपको जूम एप्लीकेशन यूज करना है, लेट्स सपोज वीडियो कॉलिंग के लिए या और कोई पर्पस के लिए, सो वो टाइम पे आप क्या करेंगे, आप ये जो जूम एप्लीकेशन है वो जूम एप्लीकेशन आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करेंगे. नाउ आपने जब ये अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया है, सो इट इज ओनली रिक्वायर्ड बाय यू, और किसी को नहीं चाहिए ये. बट अभी हम लोगों के ऑनलाइन लेक्चर्स ही चल रहे हैं, तो हर किसी को चाहिए, तो वो टाइम पे मैं इंडिविजुअल कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने नहीं बैठूंगा, मैं डायरेक्टली लिनक्स हायरार्की फॉलो करूंगा, जहां पे सर्वर पे अपडेट मैं सर्वर से अपडेट करूंगा, जिससे वो सारे क्लाइंट उनको एक्सेस कर पाएंगे इजीली. सो इंडिविजुअल कंप्यूटर पे अगर आप इंस्टॉल करेंगे, यू कैन इमेजिन कि देयर माइट बी 100-200 क्लाइंट्स या इवन मोर, तो आपका काम कभी खत्म ही नहीं होना है, और रोज कोई ना कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर आएगा, तो आप कितने बार ऐसे वर्कआउट करेंगे, मेहनत करेंगे. सो इसके लिए हम लोग हायर लेवल पे इसको सेटअप करते हैं, दैट इज एट लिनक्स फाइल हायरार्की. नाउ सिस्टम एडमिन कैन लिमिट विच यूजर में यूज विच एप्लीकेशन, ये भी है, हम लोग लिमिटेशंस रख सकते हैं बाय क्रिएटिंग अ ग्रुप. सो जैसे अगर मैं एक ग्रुप क्रिएट करूंगा और उनको ही मैं कोई एक स्पेसिफिक परमिशन दे दूंगा, लाइक आई विल क्रिएट वन ग्रुप FIBSCIT. सो ये क्रिएट करने के बाद में इनको मैं सिर्फ जूम यूज करने का परमिशन दे दूंगा, या फिर MS Team यूज करने का परमिशन दे दूंगा, या एनी अदर सच सॉफ्टवेयर. ठीक है, सो फॉर दैट एप्लीकेशन एनरोलिंग इंडिविजुअल एनरोलमेंट टू दैट ग्रुप इज वेरी मच रिक्वायर्ड. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज न्यू सॉफ्टवेयर पैकेजेस. सो अब टाइम टू टाइम कोई नए सॉफ्टवेयर या उसके अपडेट्स जो आते हैं, या कोई न्यू सॉफ्टवेयर जो आपको रिक्वायर्ड है, वो आप इंस्टॉल करेंगे, है ना. सो इफ दे आर लाइकली टू बी अपग्रेडेड, मतलब जैसे मैंने आपको बताया पहला जो सॉफ्टवेयर था वो पुराना था, अभी उसका अपडेट आया हुआ है, या आप उसका एक बेटर वर्जन ले रहे हैं, तो वो टाइम पे भी सेपरेटली फ्रॉम द रेडिट लिनक्स इंस्टॉलेशन हम लोग वो सेम सॉफ्टवेयर के अपडेट भी यहाँ पे, या उसको भी हम लोग अपग्रेड करेंगे. अपग्रेड मतलब आपका अभी तक फ्री ट्रायल वर्जन था, now we have upgraded to license version. There is someone who is unmuted himself. Yeah, make sure you don't disturb others. Okay, after this next we have some packages may need to go in. अब देखो यहाँ पे क्या है, आपके जो पैकेजेस है ना, वो कहीं ना कहीं यूजर के लोकल डायरेक्टरी में जाएंगे, या फिर सिंपली यूजर डायरेक्टरी में जाएंगे, if they are upgraded of the package installed as a part of Linux. So अभी आपका Linux ने, अब देखो आपका जो Linux ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बाय डिफॉल्ट आपको कोई ना कोई पैकेजेस प्रोवाइड करता है. ठीक है, Linux बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड्स यू सम सॉफ्टवेयर्स, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेजेस बोलते हैं. अब आपको जो अपडेट आया हुआ है वो अगर ये लिनक्स जो बाय डिफॉल्ट आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है उसका है, तो फिर वो सारे जो पैकेजेस है वो कहां पे जाएंगे, यूजर के अंदर लोकल में, या डायरेक्टली यूजर डायरेक्टरी में रहेंगे, है ना. जो क्या बोला है, अपग्रेड या पैकेज जो इंस्टॉल्ड होंगे एज अ पार्ट ऑफ लिनक्स, मतलब लिनक्स के साइड से प्रोवाइडेड है. लेकिन इफ देयर आर सम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो लिनक्स से कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, तो उसका आप लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं अलग से. ओके, ये पॉइंट है. So we are done with this 2 points. Now out of 7 we'll continue with the third steps. What is third step? Creating and maintaining user accounts. So create and maintain user accounts. Normal users आपके होंगे. अब आप अगर Linux एक भी बार अगर आपने यूज किया है, सो हम लोगों के पास Linux में एक बाय डिफॉल्ट जो आप अकाउंट नॉर्मल अकाउंट क्रिएट करते हैं वो होता है, और दूसरा जो है ना वो आपका अदर्स अकाउंट होता है. अदर्स मतलब रूट अकाउंट होता है, याद रखो. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एन अकाउंट मस्ट बी क्रिएटेड फॉर ईच एंड एवरी यूजर एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. बराबर है, तो एक अकाउंट यूजर्स के लिए क्रिएट होगा और सेम वे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए.
तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कैन डू दिस अकाउंट क्रिएशन फॉर इंडिविजुअल यूजर्स, है ना, और उसका जो अकाउंट होगा वो कौन सा रहेगा, रूट अकाउंट रहेगा। सो बाय डिफॉल्ट आपका रूट अकाउंट या सुपर यूजर अकाउंट जो है वो सिस्टम एडमिन का रहेगा। By logging into this account, system admin can create different accounts for such different users. System admin can give options to users to change their own password. अब ये तो बहुत सिंपल है, I can change my password, और उसके लिए जो कमांड है वो क्या होगा, पासवर्ड। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे, कमांड्स देखेंगे हम लोग। नाउ कॉन्फ़िगरिंग अ सेटिंग, configuring a setting to prompt user that they must change password periodically। अब ये जो है ना, ये अपडेट या ये पॉपअप आएगा, प्रॉम्प्ट मतलब क्या होगा, पॉपअप आएगा। ठीक है, सो ये जो पॉपअप्स है ना, ये भी एडमिन के साइड से आता है। सो आप देखो कि आपके पास ये परमिशन होता है, मतलब आपके पास ये फैसिलिटी होता है जो नेटवर्क एडमिन होता है उसके पास, कि अभी अगर जो हम लोगों के यूजर्स है वो अभी सारे यूजर्स जो है वो सपोज मॉर्निंग में जॉब पे ज्वाइन हो रहा है, हम लोगों को कोई एक इंपॉर्टेंट नोटिस उनको बताना है, तो अब मैं वो जो नोटिस है ना, वो जैसे ही लॉग इन करेंगे ना उनके अकाउंट पे मैं पॉपअप भेज दूंगा। सो उनको बहुत इजीली पता चलेगा। सो दे कैन नॉट डिनाई कि हम लोग को व्हाट्सएप पे या ईमेल पे नोटिफिकेशन या मैसेज नहीं मिला, सो वी आर नॉट अवेयर अबाउट एनी नोटिफिकेशंस or any important instructions provided from the company side or from the college or any XYZ purpose। so इसके लिए एडमिन के पास ये फैसिलिटी होता है कि आप ऐसे पॉपअप जो है वो क्लाइंट मशीन्स पे दे सकते हो। सो जब कभी ये पॉपअप्स आएंगे तो उसका बेनिफिट क्या रहेगा, क्लाइंट को बहुत इजीली पता रहेगा कि क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है, और क्लाइंट बाद में डिनाई नहीं कर सकता। तो ऐसे प्रॉम्प्ट मैसेजेस हम लोग दे सकते हैं। तो उसका एक एग्जांपल है कि आप वीकली या मंथली बेस पे यू विल आस्क यूजर टू चेंज देयर पासवर्ड, दैट इज द पीरियोडिक वन। उसके बाद में सिस्टम एडमिन कैन स्टॉप पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग द अकाउंट। अब देखो, आप ऑनलाइन कोई सर्विसेज, सपोज ऑनलाइन आपने ये कॉलेज ज्वाइन किया और क्लासेस ज्वाइन किया, नाउ यू पेड फीस for this online classes or online lectures for this current semester, and now this semester suppose ends by 30th of April। so जैसे ही ये एंड होगा आपको वो अकाउंट को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो फीस है ऑनलाइन क्लासेस का, ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करने का, वो फीस कब तक भरा है, 30th अप्रैल तक भरा है। अब आप देखो, वी हैव एग्जांपल्स लाइक बायजूस है या ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है जो आपको ऑनलाइन ऐसे क्लासेस या ऑनलाइन वीडियोस प्रोवाइड करता है। देन आप देखो कि अगर मैंने Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो अब Amazon प्राइम का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, सो मेरा सब्सक्रिप्शन सपोज 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद में एक्सपायर हो रहा है। तो एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑनवर्ड्स जो प्राइम वीडियोस या मूवी या सीरीज जो भी है Amazon के, उसका एक्सेस मुझे नहीं मिलना चाहिए। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो यहाँ पे हम लोग अभी क्या बोल रहे हैं कि आपके पास ये परमिशन होता है, मतलब जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो यूजर अकाउंट्स जो क्रिएट करता है, यूजर अकाउंट्स जो क्रिएट करता है, इसके ऊपर वो यूजर अकाउंट का एज सेटअप कर सकता है। एज मतलब ये जो अकाउंट है ये 6 महीने के लिए जिंदा रहेगा, ये एज हो गया उसका। 1 ईयर के लिए जिंदा रहेगा, 2 साल के लिए जिंदा रहेगा, और जैसे ही ये उसका एज खत्म होगा, उसका एज अगर 30th अप्रैल को खत्म हो रहा है 2021 पे, तो ये जो अकाउंट है वो एक्सपायर हो जाएगा। क्लियर है? सो ये एज सेटअप करना बोलते हैं इसको, कि आप अकाउंट के ऊपर एज सेटअप करते हैं कि कब तक वो अकाउंट जिंदा रहेगा। तो इसका बेनिफिट क्या है कि आपके पास अभी ऑनलाइन थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। आप हर किसी का इंडिविजुअल बेसिस पे याद नहीं रख सकते कि किसका अकाउंट कभी एक्टिव करना है, किसका अकाउंट कभी एक्सपायर करना है। सो इन सच सिनारियोज हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही उनका टाइम कंप्लीट होने आएगा, हम लोग उनका अकाउंट को एक्सपायर कंसीडर कर देंगे, एक्सपायर डिफाइन करेंगे।
आई होप दिस इज सिंपल। उसके बाद में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कैन मेक रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वेब सर्वर। अब रिस्ट्रिक्शंस रखने के लिए अगेन याद रखो, ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, ये रिस्ट्रिक्शंस में किसके थ्रू रख सकता हूं? बाय प्रॉक्सी सर्वर। सो प्रॉक्सी के पास मैं यहाँ पे उसका एक लिस्ट होता है जिसको मैं ब्लॉक लिस्ट बोलूंगा, ठीक है। सो ये समझ लो कि दिस इज लाइक अ नोटपैड। सो ये नोटपैड के अंदर है ना, मैं यहाँ पे ये नोटपैड के अंदर यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई fb.com, देन youtube.com। सो मैंने ये वेबसाइट्स के नाम यहाँ पे ऐड कर दिए। सो जो जो वेबसाइट्स के नाम मैं यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगा ना, जब कभी यूजर ये वेबसाइट्स को एक्सेस करने जाएगा, सो मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपका यूजर है, हियर वी हैव अ यूजर, यहाँ पे आपका ये राउटर है, और ये राउटर आपके रिक्वेस्ट को कहां पे भेजेगा? इंटरनेट पे भेजेगा, बराबर है। इंटरनेट पे जाएगा आपका रिक्वेस्ट, लेकिन वो किसके थ्रू होते के जाएगा? प्रॉक्सी के थ्रू, है ना। सो आपका रिक्वेस्ट यूजर के पास से प्रॉक्सी पे गया, प्रॉक्सी वो रिक्वेस्ट को आगे भेजने के पहले अपना ब्लॉक लिस्ट चेक करेगा। तो आप अगर fb.com दैट इज facebook.com अगर ट्राई कर रहे हैं और वो वेबसाइट जो है वो उसके ब्लॉक लिस्ट में है, तो इंस्टेड ऑफ फॉरवर्डिंग दिस रिक्वेस्ट टू राउटर, वो यहां से ही वो रिक्वेस्ट आपको बताएगा, बोलेगा दिस साइट इज ब्लॉक्ड। सो ये वे में वी कैन पुट अ रिस्ट्रिक्शंस ऑन वेब सर्फिंग, ठीक है। इसको हम लोग प्रॉक्सी के थ्रू सेटअप कर सकते हैं। देन जैसे मैंने बोला, आप क्या चीज एक्सेस कर सकते हैं? कोई वेबसाइट्स अगर कंप्लीटली आपको ब्लॉक करना है वो भी आप कर सकते हैं, ये सारे काम रहेंगे। सो ड्यूटीज ऑफ सिस्टम एडमिन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? 3 ड्यूटीज हम लोग के हो गए आउट ऑफ 7। नाउ विल टॉक अबाउट 4th ड्यूटी, दैट इज बैकिंग अप एंड रिस्टोरिंग। सो लेट्स सी बैकिंग अप एंड रिस्टोरिंग। हम लोग के पास रेड है, ये कीड़े मारता है, लेकिन हम लोग के पास ये वाला रेड है जो क्या करता है? ये ओके, बहुत अच्छी भाषा में ये बैकअप लेगा, ठीक है, ये कोई कीड़े नहीं मारता है। सो बेसिकली आपके हार्ड डिस्क में अगर कोई कीड़े लगते हैं, आपका हार्ड डिस्क अगर करप्ट होता है, क्रैश होता है, सो वी हैव फॉर दैट वी हैव अ बैकअप, कि आपका हार्ड डिस्क अगर क्रैश हो गया, करप्ट हो गया, उसमें कीड़े लग गए, आपका डेटा एक्सेस नहीं हो रहा है, सो वी शुड हैव सम बैकअप थ्रू व्हिच वी कैन गेट द डेटा बैक। सो वो यहां से होगा, ठीक है। सो हम लोग ने रेड के लेवल्स ऑलरेडी पढ़े, बहुत डिटेल में हम लोगों ने समझा है। सो आई होप अभी वो वापस आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर अबाउट इट। सो बैकअप इज रिक्वायर्ड एज यू कैन सी, है ना। सो बैकअप किसके लिए रिक्वायर्ड है? टू सिक्योर द डेटा फ्रॉम कंप्यूटर फेलियर्स, सम पीपल में हार्म अदर्स प्रॉपर्टी, मतलब किसी ने आपका कंप्यूटर हैक किया, आपका कंप्यूटर तोड़ दिया, और कोई प्रॉब्लम हो गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो सिस्टम इफ सिस्टम एडमिन नॉट परफेक्ट टू हैंडल इट, तो आपको यहाँ पे बैकअप बनाने की जरूरत है। सो बैकअप कैन टेक हाई कैपेसिटी टेप ड्राइव्स। टेप ड्राइव्स का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट हार्ड डिस्क, एंड कैन बी स्टोर्ड इन डिस्क, बराबर है। सो it is more sensible to back up a user account and system config file from the distribution CDs. So अब ये जो है ये काफी थोड़ा sensible होता है कि आप CD पे सारा बैकअप लो, so better to take the backup on hard disk. So system admin जो है must decide what to backup and how frequently backup should happen. दो चीज रहेगा, what to backup. अब आपके कंप्यूटर पे जो भी डेटा है वो सारा हम लोग बैकअप नहीं करेंगे, इससे अननेसेसरीली आपका हार्ड डिस्क का साइज बड़ा हो जाएगा। तो अब रेड जब फॉलो करते हैं तो रेड तो सारी चीजें बैकअप करता है, बराबर है। लेकिन आप देखो मोबाइल में आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आपका जो बैकअप जो क्रिएट हो रहा है वो बैकअप आपका क्लाउड पे क्रिएट हो रहा है। सो यू कैन डिसाइड what to backup, like अगर मैं WhatsApp chat अगर मैं बैकअप कर रहा हूं, so whether you want to just backup WhatsApp का chat or you also want to add multimedia like videos, audio, images, है ना, ये सारी चीजें, तो ये आपको ऑप्शनल देता है कि ये बैकअप करना है क्या, अननेसेसरीली आपका क्लाउड पे साइज बढ़ेगा। और फ्रीक्वेंट बैकअप का मतलब है दिस बैकअप विल बी वीकली बेसिस और डेली बेसिस
और मंथली बेसिस, ये आपका फ्रीक्वेंट बैकअप हो गया. सो आप डिसाइड करेंगे वो फ्रीक्वेंसी क्या होगा. दैट इज ऑल्सो वी हैव सच फैसिलिटी अवेलेबल हियर. देन सिस्टम एडमिन कैन यूज रेड के दो फुल फॉर्म्स है, हम लोगों को पता ही है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क एंड रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क. दो टाइप के मेन कैटेगराइजेशन रहता है रेड के, एक होगा सॉफ्टवेयर रेड और एक होगा हार्डवेयर रेड. सॉफ्टवेयर रेड ज्यादा पॉपुलर नहीं है, जो भी हम लोग मेहनत करते हैं वो किस में करते हैं, हार्डवेयर रेड में करते हैं, और उसी में आपके टाइप्स आएंगे. हम लोगों ने, इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने टाइप्स पढ़े थे. रेड 0 जो स्लाइसिंग करता है, ठीक है. रेड 1 जो मिररिंग करेगा. सो ये दोनों के कॉम्बिनेशन पे हम लोग के पास दो टाइप के रेड हो सकते हैं, रेड 01 और रेड 10. 01 में क्या होगा, पहले स्लाइस होगा बाद में मिरर होगा. 10 में क्या होगा, पहले मिरर होगा बाद में स्लाइस होगा, है ना. सो इसको आप रेड 01 या रेड 10 बोल सकते हैं. देन उसके आगे हम लोगों का बाकी के जो रेड है वो क्या है, रेड, यहाँ पे हम लोग का जो पॉपुलर है वो है रेड 5, है ना. देन रेड 3, रेड 6, ये सारे हम लोग के पॉपुलर वर्जन है जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे प्रीवियस टाइम. दैट्स इट. सो हियर वी आर डन विद टोटल 4 ड्यूटीज टिल नाउ, है ना, आउट ऑफ 7. नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द 5th ड्यूटी ऑफ सिस्टम एडमिन. क्या होता है, मॉनिटरिंग एंड टर्निंग परफॉर्मेंस. क्या मतलब होता है इसका, परफॉर्मेंस इंप्रूव करना. सो डेली बेस पे आप कुछ चीज प्रैक्टिस करते हो तो आप मेजर कर सकते हो कि ओके लास्ट टाइम से ये टाइम में कितना बेटर था, स्लो हुआ या फास्ट हुआ, है ना. दिस इज द परफॉर्मेंस. सो यहाँ पे जैसे हम लोग परफॉर्मेंस मेंटेन करते हैं कि कितने टाइम में आपने कितना टास्क खत्म किया, एग्जैक्टली सेम वे वी विल बी मॉनिटरिंग एंड टर्निंग परफॉर्मेंस हियर. लाइक वी हैव अ सिस्टम ट्यूनिंग इन एन ऑनगोइंग प्रोसेस, है ना, और उसके ऊपर वैरायटी ऑफ डायग्नोस्टिक्स हम लोग अप्लाई करेंगे एंड मॉनिटरिंग टूल्स अप्लाई होगा. मतलब वी हैव मॉनिटरिंग टूल्स मींस वी हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर टू मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर आर सिस्टम परफॉर्मेंस. आई होप दिस इज क्लियर. सो डायग्नोस्टिक टूल्स रहेंगे. डायग्नोस्टिक टूल्स मतलब जो डायग्नोस करेंगे कि सिस्टम परफॉर्मेंस पुअर है या गुड है या बेटर हो रहा है, ये सब डायग्नोस करके बताएंगे. और अगर पुअर है देन व्हाट आर द रीजंस, ये भी आपको पता चलेगा, ठीक है. सो ये आपका मॉनिटरिंग वाला पार्ट हो गया. इसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा, प्रॉपर मॉनिटरिंग allows you to detect a misbehaving application that might be consuming more resources than it should or failing to exit completely on close. ये देखो, ये बहुत जरूरी है. प्रॉपर मॉनिटरिंग जिससे क्या पता चलेगा, डिटेक्ट मिसबिहेविंग एप्लीकेशन, मतलब कोई एप्लीकेशन जो बार बार फेल हो रहा है, क्रैश हो रहा है, डेटा प्रॉपर सेव नहीं कर पा रहा है ना, सेविंग प्रॉपर नहीं हो रहा है या क्रैश होते जा रहा है बार बार, और सडनली फेलियर्स आ रहे हैं उसमें. तो ये फेलियर्स जो आ रहे हैं, इट माइट पॉसिबल कि आपने जो अपडेट्स जो है उसके वो अपडेट्स नहीं लिए हुए, या फिर यू हैव इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर विच वाज ऑफ 64 बिट लेकिन आपने 32 बिट ओएस पे उसको इंस्टॉल किया है ना. सो क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर और ओएस में डिफरेंस है, उसकी वजह से ये फेलियर्स आ सकते हैं. सो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. और उसके साथ में इट माइट पॉसिबल कि आपका जो एप्लीकेशन है, ठीक है, इट शुड ओनली कंज्यूम 10% ऑफ सीपीयू, बराबर है, 10% ऑफ द सीपीयूज टाइम, लेकिन इंस्टेड ऑफ 10% नाउ इट इज कंज्यूमिंग 30% ऑफ योर टोटल सीपीयू कैपेबिलिटी. सो वो ज्यादा रिसोर्स भी कंज्यूम कर रहा है, सीपीयू का टाइम भी ज्यादा कंज्यूम करना है ना. सो वो टाइम पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या रीजन है इसके, कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. देन उसके आगे नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, केयरफुल सिस्टम मॉनिटरिंग प्लस wise use of built-in configuration of Linux allows you to squeeze the best possible performance
मतलब बिल्ट इन फंक्शनलिटी देखो क्या है, जिससे आप अपने सिस्टम को, अपने सर्वर को बेस्ट पॉसिबल वे में अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सके, है ना। तो जो भी हिडन कैपेबिलिटी रहता है वो सब आप एक्सप्लोर करेंगे। आई होप सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सो हियर एज यू कैन सी इन विंडोज 8 जब नया आया था उसमें ये हर एक चीज आपको अलग अलग प्रोवाइड किया था। विंडोज 8.1 में भी आपको मिलेगा एंड विंडोज 10 में भी मिलेगा। इसको हम लोग एच डी पैरम बोलते हैं, एज यू कैन सी एच डी पैरामीटर, डिसेबल्ड HDD APM बराबर है, स्पीड कम करेंगे, बैटरी लाइफ प्रॉपर मैनेटर करो। अब ये देखो, ये आपका जब लाइसेंस वर्जन रहेगा ना उसमें कहीं ना कहीं आपको ये अपडेट्स मिलेंगे। सो ये सारा अगर आप देखेंगे तो दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ HD पैरामीटर यूटिलिटी टू स्क्वीज द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम योर इक्विपमेंट्स, कि कौन से टूल्स प्रॉपर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। सो आपका अगर लाइसेंस्ड वर्जन नहीं है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडोज का, तो ये सारे फैसिलिटीज आपके बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आपको नहीं देंगे। ये बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स कब देंगे आपको, जब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइसेंस्ड है प्लस अपडेटेड है। तो वो टाइम पे आप सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस कैसा है, कौन सा एप्लीकेशन कितना CPU यूटिलाइज कर रहा है, कितना मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है। मेमोरी मतलब रैम, हार्ड डिस्क पे तो उसका जो साइज रहेगा उतना ही वो कंज्यूम करेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट रैम। सो वो सब जो है ना, यहाँ से आप इनेबल, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये सारे जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट किए है, विंडोज 10 अपडेट होने के बाद में ये सब आपको डेस्कटॉप व्यू पे नहीं मिलेगा, ये जाके आपको कंट्रोल पैनल में मिलेगा। So here we are done with total 5 duties of system admin. Now sixth one is configuring a secure system. This is our sixth duty. अब यहाँ पे ये कुछ ज्यादा नया नहीं है। Configuring a secure system मतलब अगर आप देखेंगे आपका कंप्यूटर जो है वो अलग अलग चीजों को एक्सेस करता है नाउ एंड देन। सो जब वो अलग अलग नेटवर्क से कनेक्ट होता है, सब नेटवर्क माइट बी outside your company's network, some might be inside your company's network। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपने कोई एक न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, एक न्यू हार्ड डिस्क या कुछ यूज किया, जिससे ये नया सॉफ्टवेयर से आप कोई एक नए नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं, या कोई एक नया सॉफ्टवेयर यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, या आपने सर्वर में कुछ अपडेट किया, या फिर ये जो है सपोज लेट्स सपोज दिस आर द आउटसाइड ऑफ कंपनी नेटवर्क। तो इसको आप कैसे फॉलो थ्रू करेंगे, और ये सब जो कैसे ढंग से चल रहा है, इसके लिए हम लोगों का यहाँ पे पाई चार्ट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, या फिर एक बार ग्राफ प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये सब के लिए आपको क्या करना है, सिक्योरिटी मेंटेन करना है ना। तो जैसे हम लोग अपने घर को सिक्योर करते हैं, वैसे हम लोग जैसे घर को ताला लगाते हैं हम लोग, ऐसे मोबाइल को ताला नहीं लगा सकते। मोबाइल के लिए इंटरनल लॉक होता है ना। तो आप जैसे घर पे ताला लगाते हैं वैसा आप मोबाइल या लैपटॉप को ताला नहीं लगा सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम एडमिन का ये टास्क रहता है कि भाई जैसे हम लोग सिक्योरिटी सिस्टम्स यूज करते हैं जो आपके घर को सिक्योर रखता है, लॉक रखता है। जैसे मैं यहाँ पे CCTV कैमरा लगा के जाऊंगा, अलार्म सिस्टम में लगाऊंगा कि अगर कोई एक अननोन पर्सन अगर अंदर घुसने का ट्राई करेगा तो ये बजर या अलार्म बजेगा, है ना। और प्लस ये हम लोगों के लॉक्स तो होते ही है, लेकिन आप ऐसे फिजिकल लॉक्स मोबाइल पे या लैपटॉप पे नहीं रख सकते, बिकॉज ये जो डिवाइस है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके अंदर का डेटा है। तो आप ऐसे चाबी मार के नहीं रख सकते। उसको लॉक करने का, उसको सिक्योर करने का काम जो है ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का रहता है। और उसका काम क्या रहता है, नो डेटा ऑन द मशीन और अ नेटवर्क आर लाइकली टू बिकम करप्टेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसका, वेदर बाय हार्डवेयर और पावर फेलियर। जैसे आपका हार्ड डिस्क करप्ट हो गया, क्रैश हो गया, या फिर आपने कोई रॉन्ग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, या यूजर के साइड से कुछ मिस्टेक हो गया फाइल अपलोड करने में, डाउनलोड करने में, फाइल क्रिएट करने में। सो ये जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इसका कहीं पे भी इम्पैक्ट जो है वो हम लोगों के जो डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं उस पर नहीं आना चाहिए।
सो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, चाहे हार्डवेयर फेल हो या पावर फेलियर आए या आप कोई एक सॉफ्टवेयर को रॉन्ग वे में कॉन्फ़िगर कर दो, मतलब मेरा ओएस जो है वो 64 बिट्स का है, ठीक है, और आपने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है दैट इज फॉर 32 बिट्स, मिसमैच हो रहा है ये दोनों। सो मिसमैच होने का मतलब है कि यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर प्रॉपरली काम नहीं करेगा, सो मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गया, या यूजर ने मिस्टेक किया, यूजर के मिस्टेक की वजह से उसने कोई रॉन्ग डेटा एंटर किया या उसने गलती से कोई एक फाइल को मॉडिफाई कर दिया या उस पर परमिशन चेंज किए, ये अगर यूजर के साइड से भी मिस्टेक है, स्टिल वी सपोज टू हैंडल द थिंग्स वेरी एफिशिएंटली। दैट इज किसको हैंडल करना है, ये नेटवर्क एडमिन को हैंडल करना है। सो हम लोग के पास अलग अलग टाइप के अटैक्स रहते हैं, एक डॉस अटैक एंड सेकेंड जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस अटैक होता है। अब डॉस या डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस इसका मतलब क्या रहता है, इफ यू नोटिस हम लोग के पास डॉस अटैक होता है। डॉस का अटैक का मतलब क्या है, कोई आर्टिफिशियल रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजना जिससे आपका सर्वर स्लो हो जाए, ठीक है। तो आप देखो कि मैं बहुत सारे डमी रिक्वेस्ट जो है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे अगर आपके पास एक मोबाइल है, अब उस पे आपके काम के फोन आता है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, आर्टिफिशियल बहुत सारे उसके ऊपर, आर्टिफिशियल छोड़ो वर्ड, इन शॉर्ट मैं कंटिन्यूअस 2-3 लोगों को मैंने बिठा के रखा है जो आपके मोबाइल पे ब्लैंक कॉल्स दे रहे हैं। सो क्या होगा, कंटिन्यूअसली आपका फोन को है ना मैं फ्री होने ही नहीं दे रहा हूं, तो आपका फोन अगर फ्री नहीं होगा तो काम के कुछ कॉल्स जो है वो आपको आ नहीं पाएंगे प्रॉपरली। तो उससे क्या होगा, आपके बिजनेस रिलेटेड कुछ कॉल्स आपके फोन पे आ रहे हैं और आपका फोन कंटिन्यूअस बिजी जा रहा है बिकॉज ऑफ ब्लैंक कॉल्स। सो उससे आपका जो बिजनेस है उसको लॉस होगा, तो आपके क्लाइंट्स आपको उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो वो फिर आपके अपोनेंट मतलब मेरे पास आएंगे। सो वो डॉस अटैक होता है। सिंपल अगर मैं बोलता हूं, जैसे एक ईमेल अकाउंट पे, एक ईमेल अकाउंट है मेरा, अब ये जो मेरा एक ईमेल अकाउंट है इसके ऊपर एक साथ मैंने आई हैव अ जीमेल अकाउंट। अब ये जो अकाउंट है इसके ऊपर एक साथ मैं 10,000 ईमेल आपको भेज रहा हूं, ठीक है। एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, if someone sends more than 2,000 emails at a time on your account, then that is considered as an attack on your account. This is the limit which is set by US government for their people. और उसी के कहीं ना कहीं कोई प्रोविजंस जो है वो हम लोग यूज करते हैं, मतलब कोई एक सिंगल ईमेल आईडी से आपको एक साथ 2,000 से ज्यादा ईमेल अगर एक साथ आते हैं, मतलब मैं उसको एज अ अटैक कंसिडर करूंगा। क्यों? बिकॉज अगर एक साथ मैंने 10,000 ईमेल अगर आपके ईमेल अकाउंट पे भेज दिए ना, आपका ईमेल अकाउंट हैंग हो जाएगा। और दूसरी बात, वो अगर हैंग नहीं भी हुआ, just imagine how to find out now important messages or important emails out of this 10,000। भले आपका अभी प्राइमरी, प्रमोशनल, अपडेट्स, ये 3 कैटेगरी आते हैं, लेकिन अगर ये 3 कैटेगरी नहीं आते तो फिर, या फिर आपके जो भी मैंने ये 10,000 ईमेल भेजे हैं वो प्रमोशनल में जाने के बदले आपके प्राइमरी अकाउंट में आ गए फिर, और प्राइमरी अकाउंट में नहीं भी आया तो भी इनका जो लोड होगा उसकी वजह से आपका ईमेल अकाउंट हैंग हो गया, तो प्राइमरी ईमेल भी नहीं आ पा रहा है। सो दिस इज द डॉस अटैक। अब मैंने आपको क्या बोला, अगर आप एक ही ईमेल आईडी से 2,000 या उससे ज्यादा ईमेल अगर भेजते हैं तो मैं उसको एज अ अटैक कंसिडर करूंगा एंड आई कैन फाइल केस अगेंस्ट यू। तो अब मुझे भाई ये केस वाला मगजमारी नहीं चाहिए, सो मैं क्या करूंगा, आई विल यूज 10 डिफरेंट ईमेल अकाउंट्स, 10 different email accounts, और लिमिट क्या है, 2,000 का है। तो फ्रॉम एवरी अकाउंट आई विल सेंड 1,500 ईमेल्स। सो रूल भी ब्रेक नहीं हुआ और अटैक भी हो गया। सो मैंने क्या किया, 10 ईमेल अकाउंट से 1,500 ईमेल मैंने आपके अकाउंट पे भेजे, तो एक साथ कितना हो गया, 15,000 ईमेल हो गया अब तो। सो इतने ईमेल रिसीव करने के बाद में आपको एक इंडिविजुअल अकाउंट पे केस भी फाइल नहीं कर सकते। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस बोलते हैं।
ईमेल अटैक, मैंने आपको एक ईमेल भेजा है, इसके अंदर एग्जीक्यूटेबल फाइल है, एक अटैचमेंट है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे बैकएंड में एक exe फाइल होगा या एक बैच फाइल होगा जो एग्जीक्यूट हो जाएगा और उससे आपके कंप्यूटर में कोई एक वायरस या कुछ एक लोड हो जाएगा। ठीक है, वर्म्स अटैक होता है। अब वायरस जो है, याद रखो, वायरस इज अटैक्स ऑन इंडिविजुअल कंप्यूटर, डिफरेंस पता होना चाहिए। वायरस अटैक्स ऑन इंडिविजुअल कंप्यूटर एंड वर्म्स अटैक्स ऑन नेटवर्क। क्लियर है? तो वायरस जो है वो इंडिविजुअल कंप्यूटर पे अटैक करता है और वर्म्स जो है वो पूरे नेटवर्क पे। नेटवर्क पे मतलब आपका ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जो डेटा जा रहा है, ये डेटा के ऊपर वो अटैक करता है और ये डेटा को नेटवर्क के बाहर कोई दूसरे अननोन पर्सन के पास लेके जाएंगे। दैट इज व्हाट वी मीन बाय वर्म्स अटैक। एंड फाइनली लास्ट जो है, इट टॉक्स अबाउट इफ यू आर रनिंग अ वेब FTP सर्विस। अब देखो, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है ये आपके फाइल्स को विदाउट एनी सिक्योरिटी एज अ प्लेन फाइल ही भेजेगा। मतलब while sending this फाइल, अगर बीच में किसी ने इसको एक्सेस किया, बहुत इजीली उसको वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल, पावर पॉइंट, PPT जो भी है वो सब बहुत इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सिंपल FTP यूज ना करते हुए वी यूज SFTP, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब मैं एनक्रिप्शन अप्लाई करूंगा। ठीक है, सो मेरा फाइल जब सोर्स से निकलेगा तो वो एनक्रिप्टेड रहेगा, डेस्टिनेशन पे जाएगा तो डिक्रिप्ट हो जाएगा, जैसे आपके व्हाट्सएप के चैट मैसेजेस होते हैं। देन हम लोग अपने खुद के मेल सर्वर सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग के पास लिनक्स में मेल सर्वर सेटअप करने के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कहीं पे भी कोई भी सर्विस अगर हम लोग सेटअप कर रहे हैं, ये क्या बोल रहा है, आपको कोई ऐसे पासवर्ड सेटअप नहीं करना है जो कोई इजीली गेस कर पाए। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे कोई एक पासवर्ड सेट करूंगा तो मैं यहाँ पे ABC, देन यहाँ पे $साइन डाल दूंगा, 1 2 एंड हैश डाल दूंगा। सो ये आपका डिफिकल्ट टू गेस पासवर्ड हो गया, which is combination of special character, number and alphabets. So here we are done with total 5 duties of our system admin. 6 duties. Now last and one very important duty which is left out, that is using tools to monitor the security of your system. मतलब which type of tools will be using, वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। We are about to finish with this lecture. So ये वाला जो टॉपिक है ये मैं इसके बाद जो लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसमें कराता हूँ। अब जल्दी से बताओ, किसी को कोई भी डाउट है, जल्दी बताओ मुझे। Anyone, any doubt about this, guys? जल्दी बताओ, जाग रहे हैं लोग? हेलो हेलो हेलो, या ओके। सो अभी तक जो भी मैंने कुछ एक्सप्लेन किया, बड़बड़ किया, सुना है ना सबने, कि मैं सिर्फ कंप्यूटर के सामने ही बोल रहा हूँ और आप लोग मोबाइल साइड में रख के टीवी देख रहे हो। Am I clear, everyone? हेलो सर। यस, बताओ, कोई डाउट है? सर जो आपने इमेज दिखाई सर्वर की, हाँ, उसके अंदर वो इंडिविजुअल छोटे छोटे सर्वर्स लगे होते हैं क्या, जो वो CPU कैबिनेट से छोटे साइज के होते हैं? वो कलेक्शन ऑफ हार्ड डिस्क था भाई। हम लोग जो बड़े बड़े डेटा सर्वर, मतलब मेनली आपको जो फोटोज मिलता है ना, वो डेटा के फोटो रहते हैं। मतलब जैसे फेसबुक है तो उसके पास इतने सारे जो उनके क्लाइंट है उनका डेटा है, तो वो डेटाबेस के जो सर्वर सेटअप होता है ना वो रहता है। मतलब वहां पे बड़े बड़े रैक रहते हैं हार्ड डिस्क के। देन आप अगर बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज से खुद को कनेक्ट कर रहे हैं तो स्विच या फिर हब, वो सब वहां पे रखे रहते हैं। सर फिर वो हार्ड डिस्क से एक सुपर कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं क्या फिर? यस यस। ओके। सो आप समझो कि 1000-2000 हार्ड डिस्क या इवन मोर हार्ड डिस्क, वो सबको मैं एक कॉमन कनेक्शन लेके अपने मेन सर्वर से कनेक्ट करूंगा। एंड ग्रीन कंप्यूटिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग इंडिविजुअल हार्ड डिस्क को कैसे एक्टिव रखते हैं, सो दैट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी बचा सके और अननेसेसरीली जो हीट जनरेट होगा उसको भी हम लोग लिमिट कर सके। आई थिंक आपने पढ़ा रहेगा।
रेड टाइप ही होता है वो भी, ठीक है, जाने दो। सो वी हैव सच पैटर्न अवेलेबल जहाँ पे जैसे हम लोग बैकअप क्रिएट करते हैं यूजिंग रेड, और उसी का एक एडवांस होता है जहाँ पे हम लोग बैकअप क्रिएट करने के साथ में आपके जो भी ये 1000-2000 हार्ड डिस्क कनेक्टेड है उसमें से एट अ टाइम अगर 2 ही हार्ड डिस्क यूज में है तो सिर्फ उनको ही पावर सप्लाई करो, बाकी सब हार्ड डिस्क को ऑफ रखो, क्योंकि एक साथ अगर 1000 हार्ड डिस्क अगर ऑन रहेंगे तो वो गर्म होंगे और उसकी वजह से अननेसेसरी हीट जनरेट होगा, और जितना वो हीट ज्यादा जनरेट होगा उतने आपके सर्वर ज्यादा गर्म होंगे, और उसके लिए कहीं ना कहीं वापस आपको उतने कूलिंग सिस्टम्स एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे। इंडिविजुअल कंप्यूटर में फर्क नहीं पड़ता है, एक ही हार्ड डिस्क होता है हम लोगों का, तो वो उतना हीट जनरेट नहीं करता है, और तो आपका घर का नॉर्मल फैन भी अगर होगा तो भी चलेगा, एसीज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर टूडेज कंप्यूटर। बट इफ एट अ टाइम 1000 हार्ड डिस्क का वर्किंग और आपका सुपर कंप्यूटर है जो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग एक साथ कर रहा है, सो ऑफकोर्स वो उतना गर्म होगा, तो वो टाइम पे घर का फैन काम नहीं करेगा। It is now very much required to maintain the performance of those hardwares. आपको उसको ठंडा रखना होगा उतना, अननेसेसरीली अगर रूम का हीट ज्यादा है और वो भी खुद वापस और गर्म हो रहा है तो ज्यादा हीट कंटिन्यूअस अगर उस पर रहेगा तो आपके सिस्टम्स या हार्डवेयर जो है वो फेल हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीवन, एनी डाउट्स? हेलो? नो सर। Okay, okay. So we'll just wait 2 minutes के बाद में I'll start with the next lecture.